तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं दिए हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। इसके नियम को पहले देखते हैं। तो हम सीखेंगे एडवर्ब का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग दिए हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाएंगे। अब एडवर्ब वाले सेंटेंस में टाइम, स्थान, रीजन मीन्स कारण, कंडीशन स्थिति, कंट्रास्ट विरोधात्मक स्थिति, रिजल्ट परिणाम आदि प्रदर्शित करने वाले सेंटेंस होते हैं। और इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाने के लिए हमको व्हेन, वेयर, बिकॉज, आल्दो, इफ इत्यादि का प्रयोग करना पड़ता है। जब दिया हुआ सेंटेंस तुलनात्मक हो, जब दिए हुए सेंटेंस में तुलना की गई हो, तो ऐसे सेंटेंस में देन का प्रयोग होता है। तुलनात्मक सेंटेंस को, तुलनात्मक वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए देन का प्रयोग करना पड़ता है। ये एडवर्ब से कॉम्प्लेक्स में बनाने का नियम है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स में बनाने के उदाहरण को देखते हैं। पहला एग्जांपल है ही वेंट देयर, वह वहां गया। ही वाज बॉर्न देयर, वह वहां पैदा हुआ था। तो अर्थ निकलेगा वह वहां गया जहां पैदा हुआ था। इसमें हो जाएगा ही वेंट वेयर ही वाज बॉर्न। ही वेंट देयर नहीं, देयर के जगह पर वेयर, स्थान के लिए वेयर का प्रयोग होता है। तो ही वेंट वेयर ही वाज बॉर्न। He went where he was born. वह वहां गया जहां पैदा हुआ था। इस तरह से अगले उदाहरण को देखते हैं। अगला सेंटेंस है द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। यहां क्या समझ में आ रहा है? डॉक्टर तब आए जब रोगी मर चुका था, अर्थात डॉक्टर रोगी के मरने के बाद आए, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यह अर्थ बनता है। तो हम लोग बनाएंगे द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, लेकिन कब? रोगी के मरने के बाद। तो लिख सकते हैं द डॉक्टर केम आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में। द पेशेंट हैड डाइड। क्लियर होता है? द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, लेकिन कब आए? आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट के मर जाने के बाद। या इसी तरह से इसको बदलकर दूसरी तरह से बना सकते हैं। जब हम दूसरे सेंटेंस को पहले लिखना चाहें तब कैसे बनेगा? अब यहां हो जाएगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब सेकंड सेंटेंस को पहले लिख देंगे, तब कैसे लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, दूसरा सेंटेंस लिखा गया। अब रोगी कब मरा? डॉक्टर के आने से पहले। अब बिफोर लगा देंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। यहां हो गया द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। मीन्स हो गया रोगी ही पहले मर रहा है और डॉक्टर बाद में आ रहा है। यहां भी वही है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मर जाने के बाद। तो इस दिए हुए
सेंटेंस का दो तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अगर कोई इस तरह से लिखता है तो उसका भी सही है, और कोई इस तरह से लिखता है तो उसका भी सही है। मीन्स क्या हो गया कि एक सेंटेंस को दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं। पहले सेंटेंस को पहले लिखेंगे तो यहाँ आफ्टर लग गया, और अगर दूसरे सेंटेंस को पहले लगेंगे तो बिफोर लग जाएगा। इस तरह से ये क्लियर होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें लिखा है ही इज इल, वह बीमार है। He will not go to college, वह कॉलेज नहीं जाएगा। वह बीमार है, लिखा है कि he is ill, वह बीमार है, और he will not go to college, वह कॉलेज नहीं जाएगा। कॉलेज क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वह बीमार है। इसमें रीजन मिल रहा है, कारण मिल रहा है बीमार होना। तो हम लोग लिख लेंगे he will not go to college, वह कॉलेज नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो पहले सेकंड सेंटेंस को लिखेंगे, इसका रीजन फर्स्ट सेंटेंस में दिया है तो रीजन बाद में लिखेंगे। तो हो जाएगा ही विल नॉट गो टू कॉलेज, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, क्यों नहीं जाएगा? बी काज से जोड़ दीजिए, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। यहां क्या हो रहा है? सेकंड सेंटेंस मेन है, उसका कारण बताया गया है फर्स्ट सेंटेंस में, तो हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को बाद में लिखेंगे। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह कॉलेज नहीं जाएगा, पहले लिख दिया गया। कॉलेज क्यों नहीं जाएगा? उसका रीजन है कि वह बीमार है, तो रीजन लिखने से पहले बिकॉज लगा देंगे, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। अब इसी तरह से अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि आई डू नॉट लव हिम, जैसे कहीं लिखा हो आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं। He is dishonest, हो गया आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं। ही इज डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है, वह बेईमान है। तो प्रेम न करने का कारण क्या है? बेईमानी है। रीजन सेकंड सेंटेंस में है, इसलिए इसको हम बाद में लिखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में रीजन पहले में था तो हम इसको बाद में लिख दिए, ऐसे इसमें रीजन बाद वाले में है तो बाद वाले को बाद में लिखेंगे। मतलब हो गया कि रीजन को मुझे बाद में लिखना है। तो अब कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स बनाइए। आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं क्योंकि वह बेईमान है। तो हो जाएगा आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं क्योंकि, अब क्योंकि लिखना है, बी का लिखिए, बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट। हो गया आई डू नॉट लव हिम, मैं उससे प्रेम नहीं करता हूं क्योंकि वह बेईमान है। बिकॉज ही इज डिसऑनेस्ट, रीजन वाले सेंटेंस को हम बाद में लिख दिए, जैसे कि पहले में भी था कि रीजन को हम बाद में लिख रहे हैं, इसमें भी रीजन को बाद में लिखा गया। अगला एग्जांपल है सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल, शीला उतनी ही सुंदर है। इक्वली माने उतनी ही, बराबर। इसका मीन्स सीता और शीला दोनों बराबर सुंदर हैं, दोनों की सुंदरता बराबर है। तो इसको एज से लिख देंगे
सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता उतनी ही सुंदर है जितनी की शीला। तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला, मीन्स जितनी सुंदर सीता है उतनी ही सुंदर शीला है। तो जब दोनों बराबर सुंदर हैं तो एज लिख करके एज ब्यूटीफुल एज शीला, सीता इज एज ब्यूटीफुल, सीता उतनी ही सुंदर है, एज शीला जितनी की शीला, अर्थात सीता और शीला दोनों ही बराबर सुंदर हैं, कोई कम और अधिक नहीं है। कंपैरिजन है बट इक्वल है, दोनों की सुंदरता बराबर है, इसलिए एज से दोनों को जोड़ दिया गया। आइए इसको समझते हैं। लिखा है श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल, श्यामा अधिक सुंदर है। सुभी इज लेस ब्यूटीफुल, सुभी कम सुंदर है। कौन अधिक सुंदर है? श्यामा। अगर श्यामा को पहले लिखेंगे तो मोर शब्द आएगा, और सुभी को पहले लिखेंगे तो लेस आएगा या तो निगेटिव बन जाएगा। अब लिखा है श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल, श्यामा अधिक सुंदर है। किससे अधिक सुंदर है? सुभी से। तो इसको तुलनात्मक हो गया, यहां श्यामा और सुभी में तुलना हो गई, इनके सुंदरता की तुलना की गई है और बताया गया है कि श्यामा अधिक सुंदर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन सुभी। क्लियर हो गया? श्यामा इज मोर ब्यूटीफुल देन सुभी, श्यामा सुभी से अधिक सुंदर है। मीन्स हो गया यहां श्यामा की सुंदरता को अधिक बताया गया है और सुभी की सुंदरता को कम बताया गया है। या दूसरी तरफ से हम कैसे लगा सकते हैं? बता सकते हैं कि सुभी श्यामा कितनी सुंदर नहीं है, तो निगेटिव में कैसे बन जाएगा? अब यहां लिख देंगे सुभी इज नॉट एज ब्यूटीफुल, सुभी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज श्यामा। मीन्स क्या हो गया? सुभी इज नॉट एज ब्यूटीफुल, सुभी उतनी सुंदर नहीं है जितनी की श्यामा। तो सुभी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज श्यामा, सुभी उतनी सुंदर नहीं है जितनी की श्यामा। यहां भी श्यामा अधिक सुंदर है, इसमें भी सुभी कम सुंदर है। सेंटेंस एक ही है, लिखने का तरीका अलग है। दोनों सेंटेंस में श्यामा को ही अधिक सुंदर बताया गया है और सुभी को कम बताया गया है। तो दिए हुए इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए अगर श्यामा को पहले लिखेंगे तो सुभी को बाद में लिखेंगे और सुभी से पहले दैन लग जाएगा। लेकिन अब अगर सुभी को पहले लिख देंगे तो नॉट लगा देंगे और नॉट लगाने के बाद दैन लिखना नहीं पड़ेगा। सुभी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज श्यामा, सुभी उतनी सुंदर नहीं है जितनी की श्यामा। या एक और हो सकता है, लिख दें कि सुभी श्यामा कितनी सुंदर नहीं है, ऐसे हो जाएगा। सुभी इज लेस ब्यूटीफुल, सुभी इज लेस ब्यूटीफुल देन श्यामा। यहां क्या हो गया? सुभी इज लेस ब्यूटीफुल देन श्यामा, सुभी श्यामा से कम सुंदर है। सुभी इज लेस ब्यूटीफुल, सुभी कम सुंदर है किससे? श्यामा से, देन श्यामा। तीनों सेंटेंस में सुभी ही कम सुंदर है और श्यामा अधिक सुंदर है। और दिए हुए सेंटेंस में भी बताया गया है कि श्यामा अधिक सुंदर है और सुभी कम सुंदर है।
तो इस तरह से एक सेंटेंस के तीन रूप देखने को मिल रहे हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स है, लिखने का तरीका अलग है। एज लगा दिया तो एज लगा दिया, निगेटिव बना दिया तो देन नहीं लगा, और अगर लेफ्ट लिख दिया तो देन लग गया, श्यामा को पहले लिख दिया, अधिक सुंदरता को पहले लिख दिया तो देन लगा करके सभी को जोड़ दिया। कहने का मीन्स हुआ कि दिए हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में हम इन तीन तरीकों से बना सकते हैं, और तीन के तीनों में से कोई भी सेंटेंस लिख लीजिए, तीनों सही होंगे। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, रवि इज मोर इंटेलिजेंट। रवि इज मोर इंटेलिजेंट, रवि अधिक बुद्धिमान है, अधिक तेज है। मोहन इज लेस इंटेलिजेंट, मोहन कम तेज है। तो यहां पर रवि और मोहन दोनों की तुलना कर दी गई, दोनों के बुद्धिमानी की तुलना कर दी गई, और बताया गया कि रवि अधिक बुद्धिमान है। तो जब रवि को लिखेंगे तो मोर देन लिखेंगे। अब इसका हो जाएगा रवि इज मोर इंटेलिजेंट, रवि इज मोर इंटेलिजेंट, रवि अधिक तेज है। किससे? मोहन से। तो देन करके मोहन लिख देंगे। हो जाएगा रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, रवि मोहन से अधिक तेज है। या दूसरी तरह से कैसे बना देंगे, दूसरी तरह से जब मोहन को पहले लिखेंगे तो लिख देंगे कि मोहन उतना तेज नहीं है जितना कि रवि। तो यहां हो जाएगा मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट, मोहन उतना बुद्धिमान, उतना तेज नहीं है जितना कि रवि। तो मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रवि। इस सेंटेंस में भी रवि को ही अधिक बुद्धिमान बताया गया है। मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट, मोहन उतना तेज नहीं है जितना कि रवि। इसका मीन्स यहां भी बताया जा रहा है कि रवि अधिक बुद्धिमान है, और इसमें भी बता रहे हैं रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, रवि मोहन से अधिक बुद्धिमान है। तो दोनों सेंटेंस में रवि ही तो अधिक बुद्धिमान है, लिखने का तरीका बदल गया, अर्थ वही हुआ, दोनों ही बन गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इस तरह से इस दिए हुए सेंटेंस को, जिसमें दो सेंटेंस हैं, एक में रवि है, रवि की बुद्धिमानी है, दूसरे में मोहन की बुद्धिमानी है, रवि की बुद्धिमानी मोहन के बुद्धिमानी से अधिक है, अर्थात रवि मोहन से अधिक बुद्धिमान है। तो रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, रवि मोहन से अधिक बुद्धिमान है। और इसमें कह दिया गया मोहन इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज रवि, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि रवि, अर्थात इसमें भी रवि ही अधिक बुद्धिमान हुआ। आइए अब आप लोगों के सामने ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट हैं, ऐसे सेंटेंस उपस्थित हैं जिसमें विरोधाभास होता है, उल्टी भावना दिखती है। लिखा सी इज पुअर, वह गरीब है। सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। गरीब है परंतु ईमानदार है। अब प्रायः लोगों की भावना होती है कि जो गरीब है वह ईमानदार नहीं होता है, लेकिन कहा क्या है, सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो ऐसे विरोधाभास कराने वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं, देखिए। आल्दो लगाते हैं, आल्दो मीन्स यद्यपि, मीन्स होता है यद्यपि वह गरीब है वह ईमानदार है, मतलब वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है। आल्दो लगा दीजिए इसके पहले, हो जाएगा
आल्दो, आल्दो माने यद्यपि, सी इज पुअर, आल्दो सी इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, कामा लगाओ, फिर भी वह ईमानदार है। अब सेकंड सेंटेंस को लिख दीजिए, सी इज ऑनेस्ट, हो गया। आल्दो सी इज पुअर, सी इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है, वह ईमानदार है। तो विरोधाभास के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए पहले वाले सेंटेंस के पहले आल्दो लगा दीजिए, बाद वाले को कामा लगा करके लिख दीजिए, आसानी से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 के माध्यम से। ही इज रिच, वह अमीर है, अमीर है तो भाई खर्चीला होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या लिखा है, ही इज माइजर, वह कंजूस है, मतलब पैसे तो उसके पास हैं लेकिन वह खर्च नहीं करता है, तो धनी होते हुए भी वह कंजूस है। कंडीशन विरोधाभास की है तो हम आल्दो से जोड़ देंगे, या तो आल्दो लिखिए या तो दो लिखिए, तो हो जाएगा आल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है, तो हो जाएगा आल्दो ही इज रिच, आल्दो ही इज रिच, यद्यपि वह अमीर है वह कंजूस है, फिर भी वह कंजूस है, तो हो जाएगा ही इज माइजर। आल्दो ही इज रिच ही इज माइजर, यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह कंजूस है। विरोधाभास के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए आल्दो से जोड़ देते हैं। अगला सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह असफल हो गया। भाई कहा जाता है परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम किया और फेल हो गया, उल्टा हो गया, तो यहां भी विरोधाभास हो गया, इसलिए हम आल्दो लगा करके इसको भी जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आल्दो ही वर्कड हार्ड, आल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया, तो विरोधाभासी शब्द हैं। तो चलिए देखिए कंडीशनल सेंटेंस में आ गए। कंडीशनल सेंटेंस में स्थिति होती है, यहां यदि शब्द से जोड़ा जाता है, लिखा है यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, तुम नियमित कार्य नहीं करते हो, कंडीशन आ गया, स्थिति आ गई, यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, तुम नियमित कार्य नहीं करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तो फेल होने का कंडीशन क्या है, फेल होने का कारण क्या बताया जा रहा है, रेगुलर कार्य को न करना, रेगुलर कार्य के न करने की स्थिति जो होगी वही फेल का कारण बनेगी। तो कहा गया है कि यदि तुम रेगुलर कार्य नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसे सेंटेंस को इफ से जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि तुम नियमित रूप से कार्य नहीं करोगे, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तो लिख देंगे यू विल फेल, यू विल फेल, इफ यू डू नॉट वर्क रेगुलरली, यदि आप नियमित रूप से कार्य नहीं करते हैं, यू विल फेल, तो आप फेल हो जाएंगे। अगला सेंटेंस है वर्क हार्ड, कहा गया है कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, तो पास होने का कंडीशन क्या बताया गया है, कठिन मेहनत करना, तो हो जाएगा कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे
तो तुम पास हो जाओगे। तो इसको भी इफ से जोड़ दे रहे हैं। इफ लिखा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। आखिर किसी से कहा जा रहा है ना कि कठिन परिश्रम करो, तो सामने कोई सुनने वाला है इसमें, लेकिन सुनने वाला जो व्यक्ति है वह यहाँ दिख नहीं रहा है। अगले सेंटेंस में यू है, तो इसी यू को ही हम लोग यहाँ का ऑब्जेक्ट मानते हैं। इसी यू को ही हम लोग यहाँ पर सुनने वाला व्यक्ति मानते हैं, जिसको हम लोग सलाह दे रहे हैं। तो हो जाएगा इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड you will pass, you will pass। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। इस तरह से आज हम लोगों ने एडवर्ब का प्रयोग करते हुए एडवर्ब के नियम के आधार पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दिए हुए सिंपल सेंटेंस को जोड़ना सीखे हैं, परिवर्तित करना सीखे हैं। परंतु अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के और भी नियम हैं, जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2 के वीडियो में देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को कि वे जो भी पढ़ें मन लगाकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, मनोरंजन की दृष्टि से न पढ़ें, तभी उनको समझ में आएगा, तभी उनको सफलता मिलेगी। अन्यथा कोई पढ़ाए, कुछ भी पढ़ाए, सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ कल्याण होने वाला नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अगले नियम को और अन्य सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट 2 के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।